कि हम अगर पीएम साहब कोई इधर उधर कोई काम करे, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस के पास कहां पावर है कि वो डैम फंड बना दे? कौन सा आईन, कौन सा कानून के मुताबिक कि वो पूरा मुल्क में सियासी कैंपेन करे, वो फाइनेंशियल कैंपेन, वो पैसा जमा करे? चीफ जस्टिस पाकिस्तान। हम अगर गलत सेक्रेटरी को कोई काम कह दे, वो काम पाकिस्तान के अवाम का भला के लिए भले हो, हम तो जेल जाएंगे, नैब के कस्टडी में होंगे और पैसा भी नहीं ले। फिर भी ये लोग फिरौन की तरह बैठते हैं, अपनी मर्जी की आईन, अपने आप को चीफ जस्टिस कहलवाते हैं और फैसले जब लिखते हैं तो आईन तोड़ते हैं। हमारा सुप्रीम कोर्ट में जमहूरियत अगर बहाल हो रहा है तो इस कानून से होगा, जहां वन मैन वन वोट, वन जो डिक्टेटोरियल अप्रोच होता है। चीफ जस्टिस की मर्जी कानून क्या है, चीफ जस्टिस की मर्जी आईन का क्या है, ये रवायत हम तोड़ने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट से मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, मुल्क में सियासी, कानूनी और पार्लिमानी महाज गर्म हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबी तनाज़े पर समाअत जारी है। जजेस के अहम रिमार्क्स भी सामने आ रहे हैं। मरियम नवाज ने आज कसूर में जलसे से धुआंधार खिताब किया और सियासी मैदान से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स का उन्होंने भरपूर जवाब दिया, जबकि गवर्नमेंट भी चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करने के लिए सरगर्म है। आज कौमी असम्बली में अदालती इस्लाहात का बिल कसरत राय से मंजूर हुआ, मगर रुकन कौमी असम्बली मोहसिन दावर ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में एक अहम तरमीम पेश की है, जिसमें सोमोटो नोटिस के तहत माजी में मुकदमात में सजा याफ्ता मुल्जमान को अपील का हक दे दिया गया है, जो इससे पहले नहीं था। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पहले इस तरमीम की मुखालफत की, ताहम प्राइम मिनिस्टर की मुशावरत के बाद बिलावल भुट्टो ने मोहसिन दावर की मुजव्विज़ा तरमीम की हिमायत कर दी, जिसके बाद तरमीम को बिल में शामिल कर दिया गया है। अब इस तरमीम के तहत 30 दिन में वन टाइम अपील के हक से साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी साहब, जहांगीर तरीन समेत आज खुद नोटिस केसेस के फैसलों के दीगर मुतासरा फरीक फ़ायदा उठा सकेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालती इस्लाहात बिल की भरपूर मुखालफत करने का ऐलान कर दिया है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए आज हमारा पहला और बड़ा सवाल ये होगा कि कौमी असम्बली में अदालती कार्रवाई और कवायद व ज़वाबित का बिल मंजूर, किस किस को फ़ायदा होगा। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में आज मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। जिस तरह से कौमी असम्बली में अदालती इस्लाहात का बिल इत्तफाक़ राय से मंजूर किया गया है, लेकिन इसमें मोहसिन दावर की जो तरमीम को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है, जिसमें यह भी है कि नवाज शरीफ समेत कई अहम सियासी रहनुमा हैं जिनको सियासी तौर पर फ़ायदा होगा। आपके ख्याल में अदालती इस्लाहात और इस बिल से किस किस को फ़ायदा होगा? देखें, अदालत ने जब नवाज शरीफ साहब को सज़ा दी थी कि जी आइन कानून में सज़ा मुकर्रर नहीं है लिमिट की, लिहाजा हम ताहयात ना अहल कर रहे हैं, तो ये काम पार्लियामेंट में पहले दिन से था कि वो करते। और मैं ये 2-3 दफ़ा यहाँ पे बात बता चुका हूँ कि शायद खाकान अब्बासी ने वो कमज़ोरी दिखाई थी जब ये कानून बनाना था और वो कहीं से मिलने और दबकने के बाद चुप करके बैठ गए थे, क्योंकि ये बात उस वक्त कही गई थी कि आप कानून बना दे, सज़ा दे दे, कितनी देनी है, तो तरीन भी क्लियर हो जाते हैं, नवाज शरीफ भी हो जाते हैं। लेकिन अब वो जो कानून बनाने में और बताने में वही है कि पर्सन स्पेसिफिक ना हो तो कुछ नहीं होता। कुछ लोगों ने आज बोला है कि जी सुप्रीम कोर्ट एक नया बेंच बनाएगी और उड़ा के रख देगी। उड़ा दे, पार्लियामेंट का काम है कानून बनाए, दोबारा बना दें कि जी ये हमारी विल है, हमने बनाया है, सुप्रीम कोर्ट को भी पार्लियामेंट ने बनाया, किसी और ने नहीं बनाया। तो बात, असल बात है कि सियासतदान अपने वोटर की फिक्र करें और अपनी राय का इजहार करें, जैसे बिलावल भुट्टो ने किया, जैसे मरियम नवाज ने किया, उसी तरह इमरान खान करते हैं, उसी तरह नवाज शरीफ कर रहे हैं। असल बात वहां पे वो आएगी कि जब ये आपस में बैठेंगे तो फिर किसी तीसरे फरीक, चौथे फरीक की जरूरत नहीं रहेगी। जब तक ये नहीं बैठेंगे ये लितर पोला इनके साथ चलता रहेगा, इधर से नहीं तो उधर से सही। अब इनके साथ वो हो रही है जो इन्होंने खुद पॉलिटिशियंस ने कराई। आज भी ये सबक लेने के लिए तैयार नहीं है कि हमें चोर डाकू कहने की बजाय, क्योंकि जब दिल करता है किसी डाकू को वजीर आला बना दे, इन्होंने परवेज इलाही को कहा, इन्होंने बना दिया। इन्होंने कहा मैं चपड़ासी नहीं रखूंगा, इन्होंने वजीर दाखिला बना दिया शेख रशीद को। तो यहाँ पे कोई ये नहीं है कि इमरान खान अपनी बात के पक्के हैं, वो मफाद के पक्के हैं कि जिधर से जो फायदा अब मेरी हुकूमत के लिए और मुझे अपनी मराद के लिए मिले, यहाँ पे उनकी असूली सियासत वसूली में बदलती हुई नजर आ रही है। आपको कहीं कोई चीज नजर नहीं आएगी कि जो ठीक अपने लिए लगा वो कर गए। अब आ जाए आप, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज भी थी, मंदुखेल साहब ने वो जो कल सारे बात कर रहे थे, बड़ी क्लैरिटी से बात कर दी ना कि जी हमने फैसला दे दिया, फैसला अपनी जगह है,
मैंने बात की थी कि यहां बैठ के मैं ना करूं, लेकिन चूंकि वो नहीं हुआ तो आज खुल के मुनीब अख्तर साहब और उनके दरमियान में फिक्रों का तबादला भी हुआ और चीफ जस्टिस चुप नहीं करा सके कि फैसला 4-3 का है और अभी कुछ देर में या कल सुबह कुछ और धमाके इस पे होने हैं। लेकिन अब जो पार्लियामेंट ने अपना काम किया है कि जनाब आप, और वो भी ये नहीं किया कि जस्टिस उमर अता बंदयाल जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनको उन्होंने खड़का दिया हो कि जी सिर्फ आपके लिए हम इख्तियारात ले रहे हैं, नहीं, उन्होंने कहा है कि 3 सीनियर तरीन जज वो बैठ के बात करेंगे और वही फैसला करेंगे कि जी सुओ मोटो का बेंच क्या होगा। तो ये रेगुलेट कर दिया जो 1980 से ज़ियाउल हक के नाम पे सुप्रीम कोर्ट रेगुलेट होती आती है। सब कहते हैं जमहूरियत और ज़ियाउल हक के काम पे चल रहा था। सही है जी। आया साहब, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? अब मुखालफिन तो ये कह रहे हैं, यानी ऑपोजिशन वाले, कि अदालती इस्लाहात का मतलब है ज़ाती मफादात, और आपके ख्याल में ये फिर फ़ायदा किसको है? अब देखें, कायद को फ़ायदा हो जाए तो बाकी खैर है, किसी को होता है नहीं होता कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। असल तो फ़ायदा कायद को होना चाहिए बस, ताकि वो दोबारा एलिजिबल हो जाए प्राइम मिनिस्टर बनने के। बाकी खैर है, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से। मुझे कुछ चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, वो बेंच बनेगा, इसको उड़ाएंगे नहीं उड़ाएंगे, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या होगी मुझे नहीं पता। डिवाइड तो हर जगह बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज से मुझे कुछ लॉयर्स कम्युनिटी मुतहर्रक होती नज़र आ रही है। तो अगर वकीलों की बड़ी तादाद इसके ख़िलाफ़ निकल पड़ी तो फिर मुश्किल हो जाएगा, अमन व अमान के हालात भी बनेंगे। जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस वक्त कुछ और तरह की चीज़ों की ज़रूरत थी इस मुल्क को। पैसे आपके पास हैं नहीं, आगे से मिल नहीं रहे, जिस वजह से आपने वही बहाना, इलेक्शन का भी यही है ना कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और हालात मुल्क के ऐसे नहीं हैं कि इसमें इलेक्शन कराए जा सकें, और बाकी वो सारे काम आप कर रहे हैं। सिर्फ एक इलेक्शन आपको चूँकि नहीं कराने, तो ये सुप्रीम कोर्ट का भी सारा मामला इसीलिए सामने आ गया ना, वरना ज़रूरत ही नहीं थी। वो पहले भी लगे हुए थे, इंतज़ार करना था इन्होंने कि चलें ये चीफ जस्टिस साहब जाएंगे, उसके बाद अपने चीफ जस्टिस आ जाएंगे और फिर मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन चूँकि असल मकसद ये है कि इलेक्शन किसी तरीके से, वो कल रात करारदाद जो पेश की मरीम औरंगज़ेब साहबा ने, जिसमें कहा गया कि जी एक ही वक्त में इलेक्शन, बहरहाल उसमें थोड़ी तरमीम कर लें कि हम जब चाहेंगे इलेक्शन, वो ज़्यादा बेहतर रहेगी इनके लिए। और जाते जाते मैं एक आटे के हवाले से, अभी एक दोस्त ने वो ट्विटर पे वो पैगाम भेजा है कि अब तो चूँकि इन्होंने कहा जी शनाख्ती कार्ड बस दिखा के आप आटा ले लें, तो मतलब पहले ही इतने ज़्यादा वहाँ रश पड़ा हुआ है और इतनी अमवात हो चुकी हैं, तो खुदा के लिए इसको रेगुलराइज कर लें, कुछ चीज़ें ठीक कर लें, क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं। एक तो भिखारी बना दिया आपने पूरी कौम को, और उसके बाद फिर अमवात भी हो रही हैं लोगों की, तो और वो भी रमज़ान में। कुछ खौफ खुदा करें, आप तकरीरें बड़ी अच्छी कर रहे हैं, कोई अच्छे काम भी कर रहे हैं। सही है, और इसका वाकई आपकी बात, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है। इसका कोई ना कोई सिस्टम, कोई निज़ाम बनाना चाहिए। अब जिस तरह हमने पहले भी इस प्रोग्राम में बात की थी, या तो आप इसको सस्ता करें और दुकानों पर मुहैया कर दें, या फिर आप इसके पॉइंट्स बढ़ा दें ताकि लोग आसानी से आटा हासिल कर सकें। हाफिज़ ताहिर साहब, आइनी सियासी मौशी बहरान तो मौजूद है हमारे मुल्क में और उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। अब फैसल साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, हाफिज़ साहब अभी नहीं हमारे साथ। फैसल साहब, अब ये जो नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, आपके ख्याल में ये वाकई ज़ाती मफादात के लिए इस्लाहात, जो अदालती इस्लाहात लाई जा रही हैं, या आप समझते हैं कि इसका मुल्क व कौम को भी फ़ायदा होगा? देखिए, पहले तो वो आटे वाली बात जो चल रही है ना, तो आप जो बात करिए ना, सिस्टम बना दें। अगर सिस्टम बन गया ना तो रश नज़र नहीं आएगा, तो रश नज़र नहीं आएगा तो इसका कोई बेनिफिशरी नहीं होगा। जो असल मकसद है ना कि जो हासिल करना सियासी मकासद, वो कैसे हासिल होंगे, उसका भी मैकेनिज्म पहले बनाया जाता है हमारे यहाँ कि रश दिखा के अवाम से किस तरह जो है, या जो मसनूई शोहरत हासिल करने के तरीके हैं वो किस तरह हासिल करनी है। अब देखिए, बात यह है कि दो बातें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अदालती आमरीत कायम हो गई थी। बिल्कुल एक डिक्टेटरशिप जो है वो किसी हद तक जो है कायम हो गई थी, लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि किसने कायम की थी, वो कौन लोग थे जिन्होंने कायम की थी। इफ्तिखार चौधरी के ज़माने से शुरू हो जाए, इफ्तिखार चौधरी की तहरीक जो चल रही थी उसको कौन लीड कर रहा था, उसकी जो है वो फंडिंग किसने की थी, वो कौन सा सियासी ख़ानदान था, वो कौन सी सियासी जमात थी जो उस तहरीक की जो अरबों रुपए की जो फंडिंग हो रही थी वो फंडिंग कर रही थी, बताएं।
वो कौन सा लीडर था जब अपनी तहरीक चलाने निकला, रास्ते में कॉल आई और रास्ते से वो पलट के वापस चला गया, तहरीक कामयाब हो गई, और फोन किसका आया था ये भी बताएं। शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब इतनी धुआंधार जो तकरीरें कर रहे हैं, तो ये बातें भी बताएं। कल शहबाज शरीफ साहब जिन्हीं के जोश खिताबत में ये भी कह गए कि यूसुफ रजा गिलानी को जो है वो अदालती डिक्टेटरशिप की भेंट चढ़ा दिया गया, तो भाई गया कौन था उनके खिलाफ? कोई बताया ना, ये भी उनसे कोई पूछने वाला था, भाई कौन गया था यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ अदालत में? आप ही गए थे भाई, आपके भाई गए थे, आपने जश्न मनाया था अदालत। आज आप कहते हो कि आप उसको कहते हो कि उसको अदालती डिक्टेटरशिप की जो है वो उनको भेंट चढ़ा दिया गया। अच्छा, फायदे की बात क्या, जब इन्हीं पे बात आ रही है तो ये सब लोग मिलकर एक हो गए ना। जब आम आदमी का मसला होगा उधर तो ये लोग एक नहीं होते। इसी अदालत ने बड़ी सफाकी के साथ असखुद नोटिस की बुनियाद पे नस्ला टावर जो जिस तरह गिराया गया था, कोई मिसाल नहीं मिलती कि जो एक लीगल बिल्डिंग को जो गिरा के हजारों लोगों को बेघर कर दिया गया, उस पर क्यों नहीं लेकर आए ये करारदाद? उसमें आपके मफादात जो है ना मुतासिर नहीं हो रहे थे, उसमें आम आदमी जो है मुतासिर हो रहा था। जहां इन सियासतदानों के मफादात मुतासिर हुए, जहां इन ताकतवर लोगों के मफादात मुतासिर हुए, और वो आमिर साहब की बात की जो उनके दौर में शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में आशीष बात हासिल नहीं थी, इजाजत नहीं मिली, इस पर आशीष बात हासिल है, इस पर इजाजत मिल गई, आपने कानून बना दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि कानून ना ये पाकिस्तान के लिए बना है, ना ये कौम के लिए बना है, ये अफराद के लिए बना है। अफराद ये कौन कह रहा है? ये वही लोग बात कर रहे हैं, आमिर साहब कर रहे हैं, जो इस पूरे सिस्टम की हिमायत कर रहे हैं ना, जो लोग वो ये कह रहे हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में इसलिए नहीं बना, यही मुस्लिम लीग इसलिए नहीं बना सकी कि ऊपर से इजाजत नहीं मिली थी। इस दफा इजाजत मिल गई ना आपको, ठीक, इस दफा उन लोगों ने आपको इजाजत दे दी, तो आपने बना दिया। फैसल हुसैन सैयद साहब एक बात जहन में रख लें, जज्बात में हकायक को ठीक बोला करें। तौहीन अदालत में यूसुफ रजा गिलानी को सजा हुई थी, ये जहन में रख लें, कोई दरखास्त लेके नहीं गया था। जी हाफिज ताहिर साहब, बस ये है लोगों का झूठ, यानी कि वहां से हुकूमत से उनको निकलवा के फिर इनको सच बताओ तो झूठ लगता है, पता लग गया कि कितनी बड़ी ताकत है सुनने की, मतलब जज्बात में झूठ बोलते जाएंगे। हाफिज ताहिर साहब, ये अफराद को फायदा देने के लिए कब तक कानून बनते रहेंगे? मुल्क का भी कोई नुकसान हाल है, ये अदालती इस्लाहात का मामला किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं आप हाफिज ताहिर साहब? यार यूसुफ रजा गिलानी की बात हो रही है, आ गई जी अब आप झूठ बोलो, मैं क्या असल में हमारे रमजान है। बिल्कुल नहीं, मैं तो हक की बात कर रहा हूँ, मेरे तो छोड़े आप, मेरा सच बोलना चाहिए इसलिए और ज्यादा पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा कभी बोला सच बोला आप नहीं बताया? चले हाफिज ताहिर साहब को मौका दें, फैसल साहब, आमिर साहब बताओ झूठ आपको तो याद नहीं। चलिए जाने दें आमिर साहब, फैसल साहब। आमिर साहब ने पूछो गैब क्यों सन अपनी बारी से। फैसल भाई और आमिर भाई उनके लिए जो बहुत झूठ बोलते हैं, आप आपस में क्यों लड़ते हैं? जो खुद अपने लिए, जो खुद अपना ख्याल नहीं करते, हम उनके लिए क्यों लड़े? इसलिए छोड़ दें। बात ये है कि जो कुछ हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा और इसके नतायज भी अच्छे नहीं होंगे। ये वक्ती तौर के ऊपर मुमकिन है कोई एक पार्टी कहे मैं जीत गई, दूसरी पार्टी कहे मैं जीत गई। 100 मोटो तो खत्म होना चाहिए था। जो कुछ साकिब निसार साहब ने 100 मोटो के नाम पर किया था वो तो मैं समझता हूँ लोगों को 100 मोटो के नाम से नफरत होनी शुरू हो गई थी। और फिर ये अभी नेस्ला टावर की जो बात की, जिस तरह वहाँ माएँ बहनें बेटियाँ नीचे रो रही थी और उनको जिस तरह बेघर किया गया, तो अल्लाह के यहाँ भी वो जज साहब जवाबदेह होंगे, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने बड़ी बददुआएं समेटी। तो ये तो ठीक बात है कि इख्तियारात का जो रेर इस्तेमाल है और उसकी जो कुव्वत है वो आपको बहुत सारी चीजों से जो है वो खराब कर देती है। लेकिन ये हम कर क्या रहे हैं, हम हो क्या रहा है? इस मुल्क के अंदर कोई बड़ा नहीं रह गया, आपस में लड़ रहे हैं कितने लोग अब तक मर गए हैं आटे की लाइनों के अंदर। क्या ये बरीउज़्ज़ुम्मा हो जाएंगे जो साहिब इख्तियार लोग हैं? कहीं हम देखते हैं एसी थप्पड़ मार रहा है, कहीं हम देखते हैं पुलिस वाला सफेद रीछ को थप्पड़ मार रहा है। भाई अगर वजीर आजम ने पॉलिसी दी कि आटा मुफ्त देना है तो नीचे उसको उसकी तरतीब बनाना ये इंतजामिया का काम है। क्या कोई उसके लिए तैयार है? और जो हालात हैं, रमजान का महीना और जो जुबान बोली जा रही है इस वक्त, मैं चाहूंगा कि जितने भी हम साथी हैं, हम आज से ये हम सब मुत्तफिका ये तो इनसे कहें
कि माओ को गालियां दे रहे हो। किसी को हरामी कहने का मतलब क्या है कि आपने उसकी माँ पे तोहमत लगाई है। बहनों को गालियां दे रहे हो, बेटियों को गालियां दे रहे हो। ये पाकिस्तान की सियासत तो नहीं थी। यहाँ बहुत सख्त माहौल रहा, लेकिन इस हद तक गंद नहीं हुआ जो गंद हम देख रहे हैं। ये सियासत नहीं है, ये तो मैं समझता हूँ जहालत से भी आगे है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। माफ नहीं कर रहा कोई किसी के लिए जो है वो ये भाई अल्लाह का वास्ता है, एक दूसरे की पॉलिसियों पे तनकीद करो, एक दूसरे के बयानात पे तनकीद करो। आप अगर आप लोग जो इस कौम के बड़े हो, क़यादत हो, आपको देख के नीचे वाले भी वही कुछ कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे देख लें क्या कुछ हो रहा है एक दूसरे के खिलाफ, और वो कोई बच्चे नहीं कर रहे, ये जिम्मेदार कर रहे हैं। और इसलिए मेरी तो ये गुजारिश है इमरान खान साहब से, मरियम नवाज साहिबा से, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान जरदारी साहब, ये इस वक्त 5-6 जो बड़े हैं, कि खुदा के लिए अपने कारकुनों को और अपने लीडरों को कहो कि जुबान का इस्तेमाल तो सही कर लें। एक दूसरे को गाली दे के क्या इससे वोट, अल्लाह करे आपकी रिक्वेस्ट उन तक पहुंच जाए और वाकई वो अपने फॉलोअर्स को, और ख़ुद जिस तरह राना तनवीर साहब ने भी किया, और उसके बाद अब ट्विटर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने भी ऐसी ट्वीट्स की। तो आप सही कह रहे हैं। अब दरख्वास्त तो यही है, जिस तरह आप कर रहे हैं, कि वो वाकई ख़ुद भी अमल करें और अपने फॉलोअर्स को भी कहें, चाहे कोई भी जमात हो। इलियास साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं, किसको फ़ायदा होगा? देखिए जी, इसमें फ़ायदा तो जब जिनको होना है तो वो तो सबको नज़र आ रहा है कि जिनको फ़ायदा, जिनके नाम भी आ गए फ़ायदा। ये जो इस्लाहात वगैरह करनी चाहिए थी, ये तो बड़ी पहले करनी चाहिए थी, इनको अगर करनी चाहिए थी। लेकिन ये इस्लाहात जो इन्होंने की हैं कि अब देखें जी, सुओ मोटो पहले ले लिए, जैसे नस्ला टावर की मुख्तलिफ, जैसे साकिब निसार साहब लेते थे, उस तरह ये जो सुओ मोटो नोटिस लेते थे, जैसे अब वो उसकी तादाद में कमी लाने के लिए ये जो कह रहे हैं कि इस तरह करने के लिए, ये बेसिकली सारी जंग है इलेक्शन की पहले करवाने के लिए। अब अगर सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ना लेती तो ये कभी इनको ख्याल ना आता इस तरह की चीज़ इकदाम करने के लिए। शायद एक प्लानिंग के तहत ये आए हैं कि अपने आप को हर हरबा इस्तेमाल करेंगे और रिलीफ लेने के लिए इकदाम करें। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम कर दिए जाएंगे इसकी वजह से, और फिर अपनी पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम करने के लिए जो इस वक्त जो किया जा रहा है, लेकिन बीच में से असल मकासद इनके अपने, या तो ये करें ना जिसको किसी को फायदा ना हो। इससे तो इख्तियारात ही कम हो रहे, चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट किया गया है, रेगुलेट किसी ने इख्तियार नहीं काटा। 3 बंदे कर दिए तो नहीं, तो वो तो 3 जज, 2 जज डाल दिए ना, 2 जज कम करने को कैसे कह सकते हैं आप? 2 जज वो सुप्रीम कोर्ट से हैं, वो कोई बात से एडहॉक जज नहीं लगा रहे उनके लिए। वो बड़ा अच्छा एडहॉक जज नहीं, वही जज है, उनके साथ ही बैठे होंगे। तो आप देख लें, ये आर्गुमेंट है लोगों का। आज फवाद चौधरी का यही आर्गुमेंट था कि उस वक्त सुओ मोटो ठीक था। आज ये है कि किसी ने अपने दौर में नहीं किया, अगर हो रहा है तो उसको अप्रिशिएट करें। अब देखें जी, इससे नहीं जाती मफादात के लिए कर रहे हैं हम, कैसे ये भी सुओ मोटो है दूर, जिसका केस चल रहा है, सारी नजर आ रही ना, कोई आखिरी सुओ मोटो नहीं है। ये भी अच्छा, ये भी जस्टिस एजाजुल हसन और मज़ाहिर नकवी के कहने पे सुओ मोटो लेके तारीख दिलवाई गई, ये भी सुओ मोटो था। आप एक पूरी बात नहीं सुनते। मैंने कहा आखिरी सुओ मोटो वो अच्छा था, उसके बाद सारे बुरे हैं, मैं ये कह रहा हूँ। इस वक्त डिवाइड नजर, मैंने कहा, वो तो फवाद चौधरी ने कहा जब भी आप अच्छे स्टेप लें उसको बेहतर कहना चाहिए। जी, इस वक्त जब जो डिवाइड नजर आ रही है ना, उसके मुताबिक तो फिर वो इख्तियारात कम ही होते हैं उनके नजर आ रहे हैं। चलें जी, बहरहाल जी, अब ये मामला ज़ाहिर है अदालती, अब ये कहाँ तक जाएगा, ये उन किस करवट बैठेगा, ये आने वाले दिनों में ही हो सकेगा अंदाज़ा। लेकिन ज़ाहिर है किस किस को फ़ायदा होगा ये भी सामने आ जाएगा। एक्सपर्ट्स क्या इस पर कहते हैं वो आप जान चुके हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। दूसरा सवाल, इंतखाबी तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत। हम सवाल ये रख रहे हैं, क्या चीफ जस्टिस सियासी कशमकश की इस आग को बुझा सकेंगे? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। हुकूमत ये कह रही है कि जनाब यहाँ पे इतना ज़्यादा दहशत गर्दी है कि हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, यहाँ पर इतना ज़्यादा पैसों का बहरान है कि हम पैसे नहीं दे सकते। अगर ये इतनी सिक्योरिटी सिचुएशन ख़राब है तो आप सारी पुलिस इस वक्त जो है, सारी रेंजर्स जो है, वो तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाने में क्यों लगी हुई है? बहुत ही ख़तरनाक आर्गूमेंट हुकूमत दे रही है, और ये आर्गूमेंट कि पाकिस्तान बहैसियत रियासत एक नाकाम रियासत है, हुकूमत की तरफ से ये आर्गूमेंट एडवांस करना, जितनी इसकी मजम्मत की जाए उतना कम है। ये जो सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड करने की कोशिशें हैं, इनके ऊपर हम शदीद मजम्मत करते हैं। कि 1997 को रिवाइव करना चाहते हैं पाकिस्तान में, जब चीफ जस्टिस को काम से रोका गया था।
नाज़रीन, सूबाई इलेक्शन के अल्तवा के मामले पर PTI की दरख्वास्त पर आज तीसरे रोज़ भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी रही। तहरीक इंसाफ और हुकूमती वकला ने सूबाई इलेक्शन के मामले पर अपने अपने दलाइल भी दिए और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के अहम रिमार्क्स भी सामने आए। गुज़श्ता रोज़ जस्टिस जमाल मंदोखेर ने खिलाफी नोट को सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला कहा, लेकिन आज उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि चीफ जस्टिस ने आज तक ऑर्डर ऑफ कोर्ट जारी नहीं किया, तो फिर सदर तारीख किस तरह से दे सकते हैं? इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल कैसे दे दिया? इलेक्शन कमीशन ऑर्डर के बगैर कैसे अमल कर रहा है? जिस पर जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स दिए कि 1 मार्च के इख्तलाफी नोट में कहीं नहीं लिखा कि फैसला 4-3 का है। इख्तलाफ राय जज का हक है, मगर अक़लियत खुद को अक्सरियत में होने का दावा नहीं कर सकती। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने भी कई सवालात उठाए हैं। सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी ख़जाना, इलेक्शन कमीशन से प्लान भी उन्होंने तलब किया। साथ ही उन्होंने ये रिमार्क्स भी दिए कि शफाफ इलेक्शन के लिए सियासी दर्जात में कमी ज़रूरी है। सियासी तनाव में कमी के लिए गवर्नमेंट और तहरीक इंसाफ को तहरीरी तौर पर यकीन दहानी करानी चाहिए। इसी से मुताबिक हमारा सवाल आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। ये जो सारी सूरत हाल है इंतखाबी तनाज़े पर, ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी सवालात उठाए गए, जज साहिबान की तरफ से भी। आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस ये जो सियासी कश्मकश की आग है, इस वक्त सियासी तनाव है जिसकी वो तहरीरी यकीन दहानी भी कह रहे हैं, उसको बुझा सकेंगे? बिल्कुल नहीं बुझा सकते, क्योंकि वो जिस तरह के बेंचेस की तश्कील हो रही है उसके ऊपर कहीं बाहर से सवाल नहीं आया, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उठाया। मैंने कल भी कहा था कि इसका ऑर्डर नहीं निकला, आप लोगों को याद होगा, और आज जस्टिस मंदोखेर साहब ने भी यही कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने उस ऑर्डर को अभी तक जारी नहीं किया, जिसकी बुनियाद सारे मसला बना है। ये जो कह रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट के जज के अंदर हुकूमत तकसीम कर रही है, ये तकसीम PTI ने की थी जब जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजा था और पार्टी बने थे, और उनके फैमिली के ऊपर लाखों ट्वीट्स करवाए गए, हजारों उनको गालियां दिलवाई गई। वो सारा रिकॉर्ड पे है कि किसने किया था। यहां जजेस तंग आ गए कि बिल्कुल मोनोपोली हो गई कि किसी केस में सीनियर 3 जजेस को शामिल ही नहीं किया जाता, उनको बिठा दिया गया अलग। फायद ईसा साहब पे एक फैसला दे दिया गया कि आप इमरान खान का केस नहीं सुनेंगे, तो फिर जब दूसरी तरफ से सारी बातें आ रही हैं तो उन जजेस को साइड पे क्यों नहीं उठाया? इसलिए चीफ जस्टिस साहब पार्टी बन गए और PTI उनको और खराब कर रही है। जजेस वो हैं जो चीफ जस्टिस चुन के लाए हैं, वही जजेस उनको सुना रहे हैं कि जनाब आप अपने आप को रेगुलेट करें। जब ये सवाल होगा, फिर जब उन्होंने बुला लिया है, आज एंड पे वो एक लफ्ज ले सके इलेक्शन कमीशन के वकील से, उन्होंने कहा कि एक फैसला होता है, हमने उसको कानून के मुताबिक करना है, हमने दायरा इख्तियार के मुताबिक करना है, जहन ये लगाना है कि ये काम हम कर सकते हैं, हमने किया है, आप जवाब दें। उसके बाद क्या करना पड़ा उन्हें कि हम देखेंगे कि सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्रेटरी इंटीरियर कोई हमें रास्ता देते हैं कि कम से कम वक्त में आप कैसे कहां से पैसे लाएंगे? आपका तो रजिस्ट्रार जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाता नहीं है, तनख्वाहें आप और हम अपने टैक्स से पे करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट सारी चलती है, लेकिन आप ऑडिट नहीं कराते। क्यों भाई? ये सब के लिए है। अगर आप कहते हैं कि सब लोग इश्तिहार दे के भर्ती करें, तो आपके जजेस की भी अपॉइंटमेंट पब्लिक होनी चाहिए। पर्ची किधर से आई, क्यों आई? ये सवाल दुनिया में, अमेरिका में होता है कि जिसका नाम हो उस पर सब राय दें। तो ये मैं बिल्कुल नहीं मान सकता कि इस तरह ये ठीक हो जाएगा। और आपको आखिरी बात बता दूं, मुझे इलेक्शन अभी भी होते हुए नजर नहीं आ रहे। जी अयाज साहब, अभी भी या कभी भी? अभी भी, कभी भी, वो अब आप बोले। अभी भी मुझे तो कभी भी होते हुए नजर नहीं आ रहे। एक तो आप आज बड़ी फॉर्म में हैं दुआ जी। अभी आप लास्ट सेगमेंट में कह रही थी ऊंट पता नहीं किस करवट बैठेगा, हो सकता है ऊंट का बैठने का मूड ही ना हो, कभी तो बैठेगा अगर खड़ा रहे तो फिर आप क्या करेंगी? फिर करवट कहाँ ढूंढेंगी? फिर आप कह रही हैं सियासी कश्मकश की आग बुझा सकेंगी चीफ जस्टिस। ये आग तो अब अलाव बन चुकी है, इसको अब बुझाना किसी के पास का रोग नहीं है दुआ। ये आग अब किसी बात से बुझेगी। ये आग चूँकि उसको बढ़ाया जा रहा है, उस पर तेल मुसलसल डाला जा रहा है, वहाँ मतलब आग बुझाने की कोशिश कोई नहीं कर रहा। देखिए बात सिंपल होती है, बहुत अच्छी चीज़ें जो आप करना चाह रहे होते हैं, बहुत अच्छी इस्लाहात करना चाह रहे होते हैं, जब आपकी नीयत ठीक होती है ना उन इस्लाहात के पीछे, तो फिर वो हर बंदा कहता है यार नहीं बिल्कुल ये तो करना चाहिए था, बहुत पहले करना चाहिए था। आज भी हम जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का अगर नाम लेके तनकीद कर रहे हैं, उस वक्त हम लोग वो बहुत बड़े मुजरिम हैं जो सबसे बड़े हिमायती थे वो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के, क्योंकि हमें लगता था कि जनाब क्या कमाल चीफ जस्टिस अल्लाह ने हमें दे दिया है। हम में अकल ही नहीं थी, अल्लाह ने अकल दी तो समझ आई कि भाई वो तो चीज़ें बर्बाद करके वो बंदा चला गया और वो भुगतना है अभी नहीं, अब भुगतते रहेंगे आप मुसलसल उसको। तो बात ये है कि आज भी जो ये पार्लियामेंट करने जा रही है, ये आधी अधूरी पार्लियामेंट जो करने जा रही है, इसमें बदनीयती चूंकि शामिल है, इसलिए हम सॉरी, मैं तो इनकी किसी चीज़ की हिमायत नहीं कर सकता, ये सब गलत कर रहे हैं। जी हाफिज ताहिर साहब।
देखिए, गुजारिश ये है कि मुकाबला है ज़ातियात का, कौमी मफाद की तो बात ही नहीं है, लोगों की मफाद की तो बात ही नहीं है कि लोगों का मफाद क्या है, लोग कहाँ पे है, लोगों के साथ क्या बीत रही है। ये है ज़ातियात की लड़ाई, इनाओं की लड़ाई। इमरान खान साहब की इना जो है वो उससे बड़ी है, हुकूमत की इना उससे बड़ी है। एक दूसरे को जो जुबान इस्तेमाल हो रही है वो मैंने पहले पोर्शन में बात की है। लेकिन बहरहाल ये मुल्क जो है ये हमारा है, हम सबका है। हम तो मिन्नत समाजत पार्टी हैं, यही कहेंगे कि मेहरबानी करो, इस मुल्क पे रहम करो एक दूसरे के साथ। अब अगर जिस मुल्क के आखिरी जो इंसाफ का इदारा है वहां पर एक दूसरे के साथ दस्ते गिरेबान हो जाए जज साहिबान, तो वहां आप क्या कहेंगे। अब बहरहाल अब देखिए क्या होता है। लेकिन ये एक अच्छी खबर है, वो शख्स जान लेके आया कहीं से चलता फिरता, कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं जिनसे हम उम्मीदें लगा के बैठे हैं वो हमारे साथ तो मेहरबानी करने वाले हैं बड़ी जल्दी। तो अल्लाह करे उसके बाद उसका असर कोई अवाम पर भी आए, या सिर्फ वो वहां से उठा के या उससे सिर्फ अशराफिया और जो साहिब इख्तियार लोग हैं उन्हीं को उसका फायदा ना हो, कुछ अवाम को भी फायदा हो। बिल्कुल आपसे कह, वैसे आपको मिन्नत समाजत पार्टी के नाम से ना इंतखाब लड़ना चाहिए हाफिज ताहिर साहब, अच्छा नाम है, कैची नाम है। फैसल साहब, अभी भी 4-5 पार्टियों के तो सरबराह हैं, ये हमें तो याद नहीं रहती कि कब कौन सी प्रेस रिलीज निकालेंगे। हाफिज साहब के पास जो है जो खबर आती है वो सज्जान से आती है, हमारे आमिर भाई के पास बेजान है। अच्छा, ये जो एयाज साहब जो बात कर रहे हैं ना कि उस वक्त हम खुश हो रहे थे, यकीन करें मैं अल्लाह को ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं, उस वक्त भी हम अगर उस वक्त आपका एक्सपर्ट चल रहा होता तो हम आपको बताते हम उस वक्त भी कह रहे थे कि आदमी जो है इस कौम के साथ फ्रॉड कर रहा है। अपने अखबार की कोई खबर ही दिखा दो। उसे देख रहे थे, उसका बेटा कराची के दफ्तर में उनके बेटा बैठ के यहाँ जो कुछ कर रहा था। लेकिन उस वक्त जो लोग आज ये कह रहे हैं ना कि अदालती डिक्टेटरशिप कायम हो गई, ये वही लोग थे जी जो आज ये कमानी लेके आ रहे हैं ना, ये वही लोग थे जो इफ्तिखार चौधरी को जो है ना वो प्रोटेक्ट कर रहे थे। ठीक है, इस बात को समझने की जरूरत है कि अदालती डिक्टेटरशिप थी, बिल्कुल थी, मैंने छोटी सी बात बिल्कुल खत्म होना चाहिए था। लेकिन आप सब मेरे अलावा किसी और की बात के जवाब दे दिया करो, अपनी दुआ के सवाल का जवाब दे दिया करो। आप सारी तवज्जो मेरे सवाल जवाब पे रखते हो। आप सारे सवालों के जवाब है कि आप जो कुछ करने आप कुछ जो कर रहे हैं वो आप अदालती डिक्टेटरशिप खत्म नहीं कर रहे, आप अपनी डिक्टेटरशिप कायम करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अगर इख्तियार की बात है तो इस पर आपसे ज्यादा हम तो रोजे पर से चीख रहे हैं कि भाई इख्तियार जो है वो आम आदमी को मुंतकिल करो। ये पेट में दर्द क्यों नहीं हुआ आपके? ठीक, जिस इख्तियारात पे आम आदमी के इख्तियारात पे, जो इख्तियार मेरे गली में 18 साल के नौजवान के पास होना चाहिए था, उस पे जो आपने कब्जा किया हुआ है, उसके लिए पेट में दर्द क्यों नहीं हुआ? उसके लिए आप सब एक क्यों नहीं हो गए? आज ये सारी मेहनत जो है बल्दियाती इख्तियारात के लिए क्यों नहीं की गई? आज आम आदमी को ताकतवर बनाने के लिए क्यों नहीं मेहनत की गई? आज भी सारी मेहनत की गई, जो ताकतवर को मजीद ताकतवर बना दो। ताकतवर से इख्तियार छीन रहा है, लेकिन वो इख्तियार नीचे मुंतकिल नहीं कर रहा। ठीक है, कौम का जो मसला है वो इख्तियार का है, लेकिन इख्तियार को जो ये ताकतवर अपने कंट्रोल में आप मजीद ताकतवर हो गए, तो ये आपको मजीद ताकतवर होना आपकी जात को तो फायदा पहुंचाएगा, आपकी पार्टी को तो फायदा पहुंचाएगा, लेकिन पाकिस्तान को फायदा नहीं पहुंचाएगा, इस कौम को फायदा नहीं पहुंचाएगा, इस आम आदमी को फायदा नहीं पहुंचाएगा। आम आदमी को फायदा पहुंचाना है तो आम आदमी को ताकतवर बनाओ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, चाहते हो, जो कि कोई नहीं करेगा। आमिर साहब क्विकली, टाइम कम है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दो चीजें सिर्फ, इसी चैनल का रिकॉर्ड गवाह है, इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस थे, मैंने बीपर दिया कि ये लोगों ने लाया था कि एक ऐसा चीफ जस्टिस आएगा जो इदारा बनाएगा, यहां जात बन रही है। उस पर पहली दफा मैसेज आया कि तौहीन अदालत में बुलाएंगे। दूसरी दफा कामरान शायद इसी चैनल में शो करते थे, अकरम शेख एडवोकेट मौजूद थे जब उनके बेटे के ऊपर मलिक रियाद और नवाज खोकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैंने कहा शफकत पिदरी आड़े आती है चीफ जस्टिस के, वो लगता है घर जाते हैं तो हाइड्रोलिक कोई वहां पे कोई पोर्च बना हुआ है कि वो बड़ी गाड़ियां गायब हो जाती हैं और उनको करोला नजर आती है। ये इसी चैनल पे यहीं पे लाइव हम वो लोग हैं जो बात करते हैं और डंके की चोट पे और हर दौर में करते हैं, किसी के कहने चेहरा के बाद वैसे अभी बोलते हैं कोई एक सबूत देंगे इन्होंने कभी कोई काम किया। उस वक्त तक वो काफी एक्सपोज हो चुके थे, अब बात चीज बताओ। मैं तो इब्तदाई उनकी बात कर रहा हूँ, जब इब्तदाई तौर पे जब मेरे कायद निकले थे उनकी हिमायत में, मैं उस वक्त बात कर रहा हूँ। इब्तदाई दिनों में जिनके सौदे नहीं हुए वो इत्तेदाद हसन है जो कहते थे रियासत होगी मां के जैसी, आज वो सारे जजों को कोस रहे हैं। सबसे पहले इत्तेदाद हसन के ऊपर आना चाहिए केस।
जो लीड कर रहे थे उस सारे को। बिल्कुल जी, उन सबको जो नवाज शरीफ साहब लीड कर रहे, फंडिंग कौन कर रहा था? नवाज शरीफ साहब तहरीक चला रहे थे, तहरीक किसके कहने पे वापस हुई थी? उस वक्त जो चेहरे थे आप पूरी बात बताएं। जो सियासी कश्मीर को खत्म करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट काम कर रही थी, अब देखें अब उस कश्मकश में सब लोग जितनी भी थे सब शामिल हो चुके हैं। अब सब लोगों का यही है कि वो किस तरह अपनी बर्तरी साबित कर सकें, अपनी फोकियत हासिल कर सकें, और सब इस पर लगे हुए हैं। देखें पार्लियामेंट में तकरीरें जो देख लें आपने, जिस पर मौलाना साहब ने भी कहा कि बड़े नाम ले दिया, मुझे लग रहा था आप आमिर साहब फैसल साहब की बात नहीं, मौलाना ने भी कहा कि जिस तरह के कल अल्फाज इस्तेमाल हुए थे उस तरह के देखें अब ये उस सतह पर पहुंच गए जहां यहाँ जिस तरह राना सना कह रहे थे कि यहाँ हम नहीं है या वो नहीं है, तो ये सूरत हाल इस कदर बिगड़ गई है जिसके वो चीफ जस्टिस साहब ने तो अच्छा किया था। वो असल में जिस पे पीटीआई को निपटाने के लिए पीटीआई जो बोलती थी अब इन्होंने बोलना शुरू किया, तकलीफ शुरू होगी सबको। अब वो बेसिकली सारा उसको भी मसला ये है कि इलेक्शन नहीं करवानी, सिस्टम ने नहीं इलेक्शन नहीं करवानी, और ये सिस्टम के जिस तरह आमिर साहब ने पहले अब वक्त के साथ साथ नए पंडोरा बॉक्स खुलेंगे और हर कोई अपना चाहेगा कि हम हमारी जीत हो। बिल्कुल, इस जीत में नुकसान अवाम का आज का जो पॉजिटिव वर्ड है आपकी तरफ से आया कि जीत हो, किसी की तो जीत हो, आम आदमी की जीत तो चले एक ख्वाब ही रह गया, इन सियासतदानों की जीत ही होती रहे, बड़ी बात है। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल, बिलावल भुट्टो की इदारों पर चढ़ाई। सवाल ये होगा कि प्राइम मिनिस्टर से इमरान खान और आरिफ अली पर आइन शिकनी का मुकदमा कराने का उन्होंने मुतालबा किया। प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होगी, ये हम सवाल रखेंगे और इसकी राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली के इजलास में वज़रा और हुकूमती अरकान का पारा हाई देखने में आया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दो अहम रियासती इदारों के रवैये पर सवालात की बौछार की और कहा एक तरफ आइन तोड़ा जाता है, दूसरी तरफ आइन की अपनी मर्जी की तशरीह भी की जाती है। उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर से ये मुतालबा किया कि आइन शिकनी पर सदर आरिफ अलवी और साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर गद्दारी का केस बनाया जाए। इसी से मुतालिक हमारा सवाल आया सब, मैं आपसे आगाज़ करूँ, आपके ख्याल में जिस तरह से बिलावल भुट्टो ने इदारों पर सख्त तनकीद की है, अब इस सारे मामले में गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होगी, प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? वो बिलावल ने बड़ी जाती की वो प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो उनको फंसाने की कोशिश कर रहे थे मुसलसल। प्राइम मिनिस्टर साहब कि आप क्या करें, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, आप बगावत का मुकदमा बनाएं, क्यों नहीं बनाते? यही तो इस देखे ना, जमहूरियत और स्पेशली इस जो 13 जमाती हुकूमत है, इसका हुस्न यही है कि ये हुकूमत भी है, अपोजिशन भी है, रोल अपने अपने ये मुतय्यन कर लेते हैं। जब दिल करता है बिलावल साहब वहाँ खड़े होकर अपोजिशन लीडर के तौर पे तकरीर कर देते हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी निशाने पे रख लेते हैं। बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब के इख्तियार में कुछ ज़्यादा चीज़ें होती तो हालात शायद इससे बहुत बेहतर होते जिन हालात तक हम अब तक पहुँच चुके हैं। चूँकि वो प्रेशर इतना ज़्यादा है और स्पेशली बज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब तो की पॉलिसीज़ बहुत थोड़ी उनकी उसमें चलती है, ज़्यादा तो जाहिर है वो पहले दिन से सुन रहे हैं कि भाईजान जो कहते हैं कायद का जो फैसला होता है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, इसलिए ये आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। बाकी ये तकरीरें शक्रीरें होती रहती हैं पार्लियामेंट में, इनको ज़्यादा सीरियस न लिया सही है। हाफिज ताहिर साहब जी, हाफिज ताहिर साहब। बिल्कुल जी, बगावत के मुकदमे करे, गद्दारी के मुकदमे करे, कोई बचना नहीं चाहिए इस मुल्क में, सब पर कर दे, कोई ना बचे। कोई बचा है वैसे इस मुल्क में जिसपे गद्दारी का, कुफर का, तौहीन का पर्चा ना किया गया हो या इल्जाम ना लगा हो? तो अल्लाह के बंदो आपस में मिल के बैठो, इस मुल्क और कौम के लिए, अपनी सियासत के लिए मिल बैठो। और बिलावल साहब कह रहे हैं तो भाई साल गुजर गया तो बिलावल साहब इसी काबीना का हिस्सा है ना, इसी हुकूमत का हिस्सा है, बल्कि मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब तो बानी है इस हुकूमत के, तो अभी तक फिर क्यों नहीं किया? करना करें, जल्दी करें, लेट क्यों कर रहे हैं? सही है। और ये कोई बच ना जाए, बस ये देखना चाहिए कि इस मुल्क में जिस पे गद्दारी और कुफ्र इसकी मोहर ना लगे बस। सही जी। आमिर साहब, दो चीज़ें हैं, जो पहला तो सवाल है आपका, इसलिए नहीं हो सकता कि जो बगावत का मुकदमा है ना आर्टिकल 6, वो लगता है जब आइन टोटल मुअत्तल कर दिया जाए, उसको बदल दिया जाए। ये जो आइन शिकनी सुप्रीम कोर्ट ने मुर्तकिब करार दिया, सदर पे तो कुछ हो ही नहीं सकता जब तक वो ओहदे पे हैं, बाकियों के खिलाफ पर्चा जरूर हो सकता है, तादीबी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन बगावत उस जुमरे में नहीं आती जो आर्टिकल 6 है वो। अच्छा, दूसरी बात, अभी जस्टिस फायद ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 2-1 की अक्सरियत से, जिसमें शायद ये साहब थे जो शाहिद वहीद, उन्होंने इख्तलाफ किया है,
उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा है कि आप 184(3) के तहत कोई फैसला नहीं करेंगे, कोई बेंच नहीं बनाएंगे जब तक 1980 के रूल्स में तरमीम नहीं करते। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 अलग जजेस का फैसला आ गया है और उन्होंने कहा है कि आप अपना काम 184(3) का रोक दे। अब वो माने ना माने, अब ये 6 जजेस का लिखा हुआ फैसला आ गया है। ठीक जी, फैसल साहब। असल में मुस्लिम लीग तो इस वक्त बहरहाल एक मजलूम पार्टी है, उसको यहाँ तक पहुँचाने वाली जो है ना पीपल्स पार्टी है। उसके बाद भी पीपल्स पार्टी को है ना सुकून नहीं आ रहा और पता नहीं कहाँ ले जाके उनको बेचारों को मारेंगे। जितना मैं ख्याल है मुस्लिम लीग उनके साथ उन्होंने कर दिया, इसी पे जो है वो इस्तीफा कर लेना चाहिए। अब तो उन बेचारों मुस्लिम लीग की हालत भी काबिल रहमी है। आपको पता है पीपल्स पार्टी खेल रही है, सारे इसमें विनर तो पीपल्स पार्टी है ना, मुस्लिम लीग बेचारे के हाथ में आया ही क्या है। इलियास साहब देखिए वो बिल्कुल इसी तरह ठीक है जिस तरह यहाँ साहब कह रहे थे कि मुस्लिम लीग को अगर खुद शहबाज शरीफ खुद फैसले करते तो बेहतर होते, कुछ इस तरह के मसले ना पैदा होते। लेकिन अब वो क्या करें, उन पर इतने प्रेशर होते हैं कि वो पिछले दिनों अपने दोस्तों से ही कह रहे थे, अपने साथियों से, कि मैं अकेला क्या करूं, कि अकेला क्या कर सकता हूं, मुझ पर जो बातें आती हैं वो करनी पड़ती हैं, उनको मानना पड़ता है। तो साथ सबको लेके चलना है तो इस तरह चलना है और बदनामी सारी मुस्लिम लीग नून के जिम्मे आ रही है। तो इस मसले को कहते हैं कि किस तरह हल करें जब तक ये मसले को ना वो कर सकते हैं इस मामले में कुछ। सही है जी, बिल्कुल जी। अब देखना ही है और वाकई ये बात सही है, बेचारे प्राइम मिनिस्टर सख्त प्रेशर में 13 जमातों का ये इत्तेहाद किस किस की बात माने ना माने। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए।